नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। देश भर में आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। साल 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में किया था स्वीकार। प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। प्रदेश में आगामी 17 सितंबर से स्वास्थ्य सेवा पखवाड़े का होगा आयोजन। कम से कम 1 लाख लोगों तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य। पंतनगर के वैज्ञानिकों ने विकसित की ऑर्गेनो की पहली स्वदेशी सिंसुदीक्षा प्रजाति। उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकती है इस प्रजाति की खेती। लैंसडाउन में जल संरक्षण की मिसाल बने गढ़वाल राइफल्स के जवान। 3 तालाबों में कर रहे जल संरक्षण। भुल्ला ताल बना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। और प्रदेश के व्यापारी, किसानों और आमजन ने जीएसटी की दरों में कटौती के सरकार के फैसले का किया स्वागत। कारोबार को मिलेगी नई ऊर्जा और रोजमर्रा की वस्तुएं होंगी सस्ती। किसानों को भी राहत। और अब समाचार विस्तार से। आज हिंदी दिवस है। इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। आज हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर हिंदी के प्रति बढ़ता सम्मान राष्ट्र के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाएं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी देश की भाषाओं और बोलियों के बीच सेतु का काम करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, एआई और मशीन लर्निंग के इस युग में केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम बना रही है। और चमोली जिले में हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में हिंदी के प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। इस अवसर पर गोपेश्वर में प्रकृति के चितेरे कवि चंद्र कुंवर बरतवाल की पुण्यतिथि पर साहित्य गोष्ठी और कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उच्च न्यायालय नैनीताल के न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने शिरकत की। उन्होंने जाने माने साहित्यकार और कवि ओम प्रकाश सेमवाल को चंद्र कुंवर बरतवाल स्मृति सम्मान प्रदान किया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने हिंदी भाषा के साथ ही गढ़वाली कुमाऊनी बोली को भी बढ़ावा दिए जाने का आह्वान किया। इस मौके पर सम्मानित किए गए साहित्यकार ओम प्रकाश सेमवाल ने कहा कि यह उनका सम्मान नहीं बल्कि गढ़वाली भाषा के साहित्यकारों का भी सम्मान है। मुझे जो सम्मानित किया गया यह सर केवल मेरा ही सम्मान नहीं है बल्कि मातृभाषा गढ़वाली में जितने भी साहित्यकार सृजन कर रहे हैं उन सब का सम्मान है। और आज बड़ी प्रसन्नता हुई कि गोपेश्वर में कई वर्षों के बाद उन्हें साहित्यिक माहौल बना और भविष्य में आशा है कि यह माहौल ऐसे ही बना रहे। वहीं चमोली के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी जिला न्याय भवन में हिंदी दिवस मनाए। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने हिंदी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। हिंदी की जो महत्ता है, हिंदी में जो हमारा राजभाषा के रूप में जो कार्य हमारा किया जाता है सरकारी कार्यों में, इसमें संबंधित सभी लोगों ने, वक्ताओं ने, अधिवक्ताओं की तरफ से भी और हमारे न्यायिक अधिकारियों की तरफ से भी अपने अपने जो उनके विचार थे वो इसमें रखे गए और एक बेहतर आयोजन एक हिंदी दिवस के रूप में यहाँ आयोजित किया गया। और इसमें आगे भी ये हुआ कोशिश कि हिंदी को जो है जो और बेहतर हम यहाँ प्रेरित करेंगे कि हिंदी बेहतर तरीके से हमारे जनपद में कार्यभाषा के रूप में सुचारू रूप से चले।
प्रदेश में आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवा पखवाड़े के दौरान कम से कम 1 लाख लोगों तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान विशेषज्ञ स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, एक पेड़ मां के नाम और प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। लगभग 2500 स्थानों पे जो है निःशुल्क जो है लोगों की जांच की जाएगी और कोई पर्ची नहीं काटी जाएगी। 100% निःशुल्क होगा। उसमें दवाइयाँ फ्री मिलेंगी, जांचें फ्री होंगी, सर्वाइकल कैंसर के जितने मरीज हैं उनकी भी जांचें फ्री की जाएंगी। और टारगेट ये है हमारा कि इसमें लाखों लोगों को जो है इसका सुविधा दी जाएगी। पूरे प्रदेश में 250 हम ब्लड कैंप लगाने जा रहे हैं और उसमें टारगेट ये है कि 5 लाख लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। वैसे टीबी के मरीजों को जो एक निक्षय मित्र गोद लेते हैं 10,000 का टारगेट हमने इसका रखा है और 17 तारीख को इसकी लॉन्चिंग भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी करने जा रहे हैं। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वो जल्द ही उत्तराखंड के 13 जिलों का दौरा करेंगे। जीरो ग्राउंड पे हर जगह मैं गया हूँ। आपने देखा होगा, चाहे धराली है, चाहे थराली है, चाहे चमोली है, चाहे पौड़ी है, लगभग 21 गाँव को मैं देख के आ गया हूँ। तो मैं तो हमेशा जीरो ग्राउंड पे रहता हूँ और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने मुख्यमंत्री जी का भी, कि उन्होंने हमको निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्री जो है आपदा पीड़ित क्षेत्रों में जाएंगे और मेरा भी पूरे प्रदेश का दौरा मैं करने जा रहा हूँ 13 के 13 जिलों में। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौध संस्थान यानी सीमैप के वैज्ञानिकों ने अरोमा मिशन के तहत ऑरिगेनो की सिम सुदीक्षा प्रजाति विकसित की है, जो देश की पहली स्वदेशी प्रजाति है। इस प्रजाति की खेती उच्च पहाड़ी क्षेत्रों के अनुकूल है और तराई और मैदानी क्षेत्रों में भी मौसमी फसल के रूप में इसकी खेती हो सकती है। सीमैप के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र चंद्र पडलिया ने बताया कि अरोमा मिशन के तहत सीमैप अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने 6 साल की अथक मेहनत से ऑरिगेनो की सिम सुदीक्षा प्रजाति विकसित की है। यह प्रजाति पहाड़ी क्षेत्रों के अनुकूल है, जबकि तराई और मैदानी क्षेत्रों में भी सीजनल क्रॉप के तौर पर इसकी खेती हो सकती है। सीमैप पन्नगर अनुसंधान केंद्र में अरोमा मिशन की एक्टिविटी के तहत हम लोग सीमैप पन्नगर से अरोमा मिशन के अंतर्गत पूरे देश में सुगंधित पौधों की जो पौध सामग्री होती है हमारे सेंटर के माध्यम से जाती है और इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न शोधों पर कार्य कर रहे हैं। और अरोमा मिशन के अंतर्गत अभी जो लेटेस्ट वैरायटी हम लोगों ने निकाली है वो ऑरिगेनो की एक वैरायटी निकाली है, तो सिम सुदीक्षा उसका नाम रखा गया है और ये इंडिया की पहली वैरायटी है, इंडिजिनस वैरायटी, जो इंडिया ने ऑरिगेनो की डेवलप की है। और खासकर ये पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी खेती बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन तराई और जो मैदानी क्षेत्र में है वहाँ पे भी इसको हम एज ए सीजनल क्रॉप ले सकते हैं, विंटर क्रॉप ले सकते हैं। तो ऑरिगेनो को अगर हम देखें तो जनरली इसको ऑरिगेनो के नाम से ट्रेड में जाना जाता है, वैसे इसको हम जंगली तुलसी कहते हैं। तो इसका सिलेक्शन हम लोगों ने बहुत जो कुछ इसका कलेक्शन किया, उसमें अलग अलग जीनोटाइप्स हमने आइडेंटिफाई किए और जो वैरायटी डेवलपमेंट की जो पूरी प्रोसीजर्स होती है उसको फॉलो करते हुए हमने ऑरिगेनो की सिम सुदीक्षा वैरायटी निकाली। तो इस वैरायटी की खासियत यह है कि ऑरिगेनो की पहले तो अभी तक इंडिया में कोई वैरायटी थी ही नहीं, क्योंकि जो ऑरिगेनो का जो ड्राई हर्ब्स का मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है, हमें इसको इम्पोर्ट करना पड़ता था विदेशों से। और अब खबर है पौड़ी से, जहां लैंसडाउन अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वादियों के लिए प्रख्यात है, लेकिन अब लैंसडाउन यहां के तालाब और जल संरक्षण के लिए भी प्रख्यात हो रहा है। लैंसडाउन स्थित गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर ने यहां 3 तालाब बनाए हैं जो जल संरक्षण के साथ ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सेना ने यहां भुल्लाताल, वीर सिंह लेक और गौरव सेनानी लेक का निर्माण किया है। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद नेगी कहते हैं कि भुल्लाताल की तर्ज पर 2 अन्य तालाब बनाए जा रहे हैं जिनमें बरसाती पानी का संरक्षण किया जाएगा, साथ ही इन्हें पर्यटन से भी जोड़ा जाएगा। कल्याण के सामने की जो जमीन है वहां पर गौरव सेनानी जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। फिर जो हमारा वीर सिंह लाइन है, जिसको विगत में किचन लाइन कहते थे, वहां पर भुलाताल से ही करीबन 1.5 गुना बड़ा एक जलाशय बनाया जा रहा है और ये दोनों जलाशय बड़े
मात्रा में जल को इकट्ठा करेंगे, उससे एक बोटिंग, फिशिंग, एंगलिंग, इन चीज़ों को भी बढ़ावा मिलेगा। और वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल विजय तोमर कहते हैं कि बुल्ला ताल का निर्माण सन 2003 में सेना के द्वारा किया गया था। इसमें आज 32 लाख लीटर पानी संग्रहित है। इन तालाबों के निर्मित होने से क्षेत्र के लगभग सभी प्राकृतिक स्रोत आज भी जीवित हैं, जिसे लोग पानी ले रहे हैं। बुल्ला ताल का निर्माण जो है 2003 में, जब लैंसडाउन के पूरे इलाके में लगभग पानी का काफ़ी संकट था, तो उस समय गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और इसके लिए जो जल संरक्षण का जो एक कदम उठाया था अपना गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर ने, उसके लिए उनको जो है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी नवाजा गया है अपने जल संरक्षण के क्षेत्र में। और इस बुल्ला ताल की जो अपना कैपेसिटी है वो लगभग 32 लाख लीटर है। 32 लाख लीटर पानी ये अपने अंदर संचित करता है। और जितने भी इसके अलावा हमने जो पूरा इलाका है उसमें काफ़ी वृक्षारोपण भी किया है। एंड इस पूरे प्रयास से जो यहाँ के जो जल स्रोत हैं उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, और वो सारे जल स्रोत लगभग साल भर जीवित रहते हैं। और वहीं पर्यटकों को बुल्ला ताल बेहद पसंद है। यहाँ पर पैडल से चलाई जाने वाली बोट सभी को पसंद है। हरिद्वार से आए पर्यटक सारांश जोशी का कहना है कि यह ताल बेहद रमणीय है। टूरिस्ट आता है पीस ढूंढने के लिए, तो मेंटली पीस, फिजिकली पीस, तो जो कहते हैं वो एक नेचर से मिलता है। तो यहाँ पे सफाई वगैरह देख के, नेचर की बातें हैं, ये सब देख के बहुत अच्छा लगा मेरे को। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में कटौती करने के फैसले की कारोबारियों और आमजन ने सराहना की है। आगामी 22 सितंबर से नई दरें लागू होनी है। बागेश्वर जिले में भी स्थानीय व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने जीएसटी की दरों में कटौती के फैसले पर खुशी जताई है। उनका कहना है कि इस कदम से न सिर्फ कारोबार को नई ऊर्जा मिलेगी, बल्कि आम आदमी की जेब पर भी बोझ कम होगा। व्यापारियों का मानना है कि आने वाले त्योहारों के सीजन में बिक्री में बढ़ोतरी होगी और ग्राहकों को भी किफायती दामों पर सामान मिलेगा। ये स्पष्ट तौर पे सीधे व्यापारी को नहीं है, जबकि कस्टमर जो है उनको भी बड़ी राहत मिली है। जो 28% वाला स्लैब था वो आज 18% हो चुका है, और 12% वाला स्लैब जो था वो 5% हो चुका है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम थी या जैसे गाड़ियाँ वगैरह हैं, उसका मार्केट जो था उसमें 1 लाख से लेके और 10 लाख तक की राहत मिली है व्यापारियों को, और वही राहत कस्टमर को भी मिलेगी। तो एक ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत ऐतिहासिक फैसला है। और कृषि क्षेत्र में जीएसटी में राहत किसानों के जीवन को बदलने जा रही है। कृषि उपकरणों और आवश्यक इनपुट्स पर टैक्स कम होने से खेती की लागत घटेगी और किसान, खासकर छोटे और मध्यम किसान, अधिक बचत कर पाएंगे। इस विषय पर देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। किसानों को जीएसटी सुधार से सीधा फायदा मिलने वाला है। अन्नदाताओं को इस कदम से बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण और भंडारण जैसी सेवाएं अब अधिक किफायती हो जाएंगी। इससे न केवल खेती आसान होगी, बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र में जीएसटी का सरलीकरण किसानों के लिए बड़ा फायदा लेकर आया है। यह किसान हितैषी, गांवों को मजबूत करने वाला और टिकाऊ सुधार है। फार्म मैकेनाइजेशन की बात करें तो अब ट्रैक्टर और उसके पुर्जों पर जीएसटी घटकर केवल 5% हो गया है। इसका सीधा लाभ छोटे और मध्यम किसानों को मिलेगा, क्योंकि वे आसानी से आधुनिक मशीनें खरीद पाएंगे। सस्ते ट्रैक्टर और उपकरणों से खेती में समय की बचत होगी, मेहनत का खर्च घटेगा और उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीक भी अब किफायती हो जाएंगी, जिससे किसान पानी की बचत करते हुए टिकाऊ खेती कर सकेंगे। अब स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, हार्वेस्टिंग मशीनरी और ट्रैक्टर पार्ट्स पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसी तरह 15 हॉर्स पावर तक के डीजल इंजन, थ्रेशिंग और कंपोस्टिंग मशीनों पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। उर्वरक बनाने में इस्तेमाल होने वाले अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे खाद सस्ती होगी और किसानों को समय पर उपलब्ध होगी। वहीं जैव, कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व अब 12% की जगह 5% पर मिलेंगे।
इससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, मिट्टी की सेहत सुधरेगी और छोटे किसानों और एफपीओ को लाभ होगा। फल, सब्जी और मेवों पर जीएसटी 5% होने से कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। साथ ही निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, दूध और पनीर पर कोई जीएसटी नहीं है, जबकि घी और मक्खन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। इससे डेयरी किसानों की आमदनी बढ़ेगी और महिला स्वयं सहायता समूहों को भी फायदा होगा। दूध के डिब्बों पर भी टैक्स घटने से सप्लाई चेन मजबूत होगी और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन और प्राकृतिक शहद पर टैक्स घटाकर 5% किया गया है, जिससे मत्स्य पालकों, मधुमक्खी पालकों और आदिवासी समूहों को लाभ मिलेगा। सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे किसानों को सस्ते सिंचाई उपकरण मिलेंगे, उनकी लागत घटेगी और टिकाऊ खेती को बल मिलेगा। वहीं केंदू पत्तों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने से ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों की आजीविका मजबूत होगी, क्योंकि यह उनके लिए प्रमुख वन उत्पाद है। ट्रक और वाणिज्यिक वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है। इससे माल ढुलाई सस्ती होगी, किसानों की उपज आसानी से बाजार तक पहुंचेगी और कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी सुधारों ने किसानों के लिए खेती को आसान, सस्ती और टिकाऊ बनाने की राह खोल दी है। सस्ते उर्वरक, आधुनिक मशीनें, बेहतर सिंचाई प्रणालियों और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अब हर अन्नदाता की पहुंच में है। यह राहत न केवल उनकी लागत घटाएगी, बल्कि पैदावार और आय भी बढ़ाएगी। आखिरकार यही बदलाव भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूत करते हुए देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि की नींव को और मजबूत बनाएगा। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज उत्तराखंड। देहरादून में श्रद्धा सम्मान 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें पितृपक्ष के मौके पर उत्तराखंड के दिवंगत लोक कलाकारों को याद किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गणरत्न लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, पद्मश्री प्रीतम भरतवाण और लोक गायिका मीना राणा रहे। इस कार्यक्रम के जरिए दिवंगत लोक कलाकारों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी जीवनी पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर लोक गायक गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि पितृपक्ष पर स्वर्गीय लोक कलाकारों को श्रद्धांजलि देना और उनके परिजनों को सम्मानित करना बेहद सराहनीय कार्य है। हाँ, एक आज यहाँ संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में जो दिवंगत हमारे कलाकार, लोक कलाकार हैं उत्तराखंड के, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया मंच से। यहाँ पर श्रद्धा सम्मान कार्यक्रम जो उत्तराखंड संस्कृति के जो कलाकार हैं उनके लिए रखा गया है। जैसे कि आजकल श्राद्ध पक्ष शुरू हो रखा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिसमें कि पितरों के निमित्त ये कार्यक्रम चल रहा है कि पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए उनकी जो उनकी यादगार में या उनके लिए अपने जो उनके पुत्र वगैरह हैं ये करते हैं, श्राद्ध पक्ष में तर्पण इत्यादि का कार्यक्रम करते हैं। तो उसमें कि जैसे कहा गया देवताभ्य पितृवेश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहाय शुद्धाय नित्यमेव नमो नमः। तो देवताओं की मोक्ष की कामना के लिए होता है श्राद्ध इत्यादि का कार्यक्रम। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर कलाकारों के श्राद्ध के उपलक्ष्य में हमारे बच्चे यहाँ पर आए, वो गीता पाठ यहाँ पर उन लोगों ने किया
और उनको श्रद्धांजलि के साथ साथ उनके गीतों को याद करने का मौका यहाँ पर हमें मिला है। ताकि देखिए, एक गायक वो चला जाता है लेकिन उसकी रचनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं। तो जीत सिंह नेगी जी को हम कभी भुला नहीं सकते हैं, स्वर्गीय चंद्र सिंह राही जी को हम कभी भुला नहीं सकते हैं, हीरा सिंह राणा जी को नहीं भुला सकते हैं। गिरदा की कविताएं जो उन्होंने इस राज्य आंदोलन के दौरान लिखी थी उसको हम कभी भुला नहीं सकते। और तमाम तरीके के और भी, जगदीश बकरोला जी उसमें रहे, रतन जौनसारी जी उसमें रहे, कबूतरी देवी जी उसमें रही। पिथौरागढ़ की 6 वर्षीय बेटी के साथ 2014 में काठ गोदाम में हुए जघन्य अपराध के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने से पिथौरागढ़ के लोगों में भारी आक्रोश है। न्याय की मांग को लेकर आक्रोशित जनता ने आज पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय की सड़कों में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से इस मामले में रिव्यू पिटीशन फाइल करने की मांग की है। लोगों ने कहा कि यह लड़ाई एक बेटी के लिए और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो लगातार आंदोलन करते रहेंगे। आरोपी था उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। वहीं दूसरा अपराध ये है कि जो हमारी बेटी है उसके घर वालों को पता नहीं चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में आरोपी ने रिट दायर करी है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, कब तक हम बेटियों की लाशों पर राजनीति करते रहेंगे? कब तक दरिंदे धर्म और जाति के आधार पर या किसी के संरक्षण के आधार पर बरी होते रहेंगे? देखिए, 2014 में जो हमारी बिटिया के साथ जो कुकर्म हुआ, उस टाइम पे मैं खुद कॉलेज में पढ़ रही थी। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो उस समय मैं खुद भी बहुत अंदर से परेशान हो गई थी। और आज इतने सालों के बाद मैं खुद एक बिटिया की माँ हूँ, तो मैं उस माँ का दर्द समझ सकती हूँ जिसने 2014 से लेकर 2025 तक और ना जाने आने वाले कितने साल वो बहुत बड़ी पीड़ा में रही। तो इस समय हम लोगों का बस इतना ही डिमांड है कि उस बिटिया को न्याय मिले। और गौरतलब है कि पिथौरागढ़ मूल की 6 वर्षीय मासूम की नवंबर 2014 में काठ गोदाम में दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट और हाई कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लचर पैरवी के चलते आरोपी को बरी कर दिया गया। हिंदी साहित्य के दिवंगत युग प्रवर्तक कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल की पुण्यतिथि पर मसूरी में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान और मसूरी हिल्स ने आयोजित किया। इस मौके पर कवि की रचनाओं का पाठ किया गया और उनके जीवन और साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डाला गया। कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान के अध्यक्ष शूरवीर सिंह भंडारी ने बताया कि कवि चंद्र कुंवर आज भी उत्तराखंड और हिंदी साहित्य जगत के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे प्रकृति को केवल विषय नहीं बल्कि साधना मानते थे। उनके लेखन में पर्वतीय लोक जीवन, लोक भाषा और सांस्कृतिक आत्मा की गहरी झलक मिलती है। और आज पूरे प्रदेश भर में, देहरादून में, गोपेश्वर में, अगस्त्यमुनि में, नौगांव में और रुद्रप्रयाग में इनकी जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सारी जगह जो साहित्यिक कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन है और आज हिंदी दिवस भी है। तो चंद्र कुंवर बर्तवाल ने इस हिमालय विराट हिमालय का जो सौंदर्य है वो अपनी कविताओं के माध्यम से उकेरा है। और अल्प आयु में मात्र 28 वर्ष 24 दिन की आयु और बहुत सारी कविताएं अभी प्रकाशित हैं, उनको प्रकाशित करने का काम किया जा रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि चंद्र कुंवर बर्तवाल केवल एक कवि नहीं थे, वे इस दौर की वो आवाज थे जिसने पहाड़ की प्रकृति, पीड़ा और प्रेम को शब्द दिए। उनकी कविताओं में जो सादगी है वो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। आज के युवाओं को बर्तवाल जी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हेमंती पुत्र चंद्र कुंवर बर्तवाल जी को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वो एक हिंदी कवि होने के साथ साथ उन्होंने प्रकृति पे प्रकृति से जिस तरीके का उनका प्रेम था वो बिल्कुल एक हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी एक सीख है। वो हिंदी कवि होने के साथ साथ उनको हिंदी के कविताओं का कालिदास भी माना जाता है। तो मैं पूरे मसूरी की ओर से आज हिंदी दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मसूरी मंडल की भारतीय जनता पार्टी ने आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत मसूरी मंडल में चलाए जाने वाले विभिन्न जनहितकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाना था। देखिए, जो केंद्र और राज्य की जो हमारी योजनाएं हैं, इस पखवाड़े में हमारे जो कार्यक्रम होने वाले उसमें पत्रों के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से हम सभी समाज के बीच में लेने के जाने वाले हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के हमारे पूरे जीवन काल को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री
भी हम सब लोगों को दिखाने वाले हैं। उनको लेकर के उनके द्वारा कार्य जो हमारे देश भर के अंदर हुए हैं, समाज के लिए हुए हैं, उनको भी हम प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों के बीच में दिखाने का काम करेंगे। और सेवा पखवाड़ा के तहत मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को सेवा कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई कार्य करे जाएंगे जो कि निर्बल वर्ग के लोगों को सहायता पहुंचा सके, जो कि समाज में खड़े अंतिम छोर के व्यक्ति को हर वो सहायता पहुंचा सके। ऐसी योजनाओं पे काम करते हुए जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उन योजनाओं को लागू किया गया था, तो सभी योजनाओं को लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत उत्तर प्रदेश कांग्रेस की विधायक दल की नेता और चमोली जिला पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा ने आज चमोली का भ्रमण किया। इस अभियान में उनके साथ बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला और पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम भी मौजूद थे। मीडिया के साथ बातचीत में विधायक आराधना मिश्रा ने कहा कि इन दिनों हरियाणा और उत्तराखंड में संगठन सृजन अभियान चल रहा है, जिसके तहत ब्लॉक स्तर पर जिला कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन को लेकर सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर राय ली जा रही है, साथ ही सुझाव मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस का संगठन सृजन का कार्यक्रम का तीसरा चरण उत्तराखंड में शुरू हुआ है और पर्यवेक्षक के रूप में मुझे चमोली जिले की जिम्मेदारी मिली है। कल से जब से मैं आई हूँ, एक नया उत्साह और ऊर्जा मुझे चमोली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखी है। मुझे पूरा भरोसा है कि एक सशक्त जिला अध्यक्ष और उसकी कमेटी बनेगी। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। साल 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में किया था स्वीकार। प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। प्रदेश में आगामी 17 सितंबर से स्वास्थ्य सेवा पखवाड़े का होगा आयोजन। कम से कम 1 लाख लोगों तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य। पंतनगर के वैज्ञानिकों ने विकसित की ऑरिगेनो की पहली स्वदेशी सिम सुदीक्षा प्रजाति। उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकती है इस प्रजाति की खेती। लैंसडाउन में जल संरक्षण की मिसाल बने गढ़वाल राइफल्स के जवान। 3 तालाबों में कर रहे जल संरक्षण। भुल्ला ताल बना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। और प्रदेश के व्यापारी, किसानों और आमजन ने जीएसटी की दरों में कटौती के सरकार के फैसले का किया स्वागत। कारोबार को मिलेगी नई ऊर्जा, रोजमर्रा की वस्तुएं होंगी सस्ती, किसानों को भी राहत। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।